नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है आईपीसी सेक्शन 124A सेडिशन यानी राजद्रोह। हम सब जानते हैं देश और उसका संविधान सबसे ऊपर है और जब कोई व्यक्ति देश में स्थापित विधान और संविधान की भावना को नकारता है या फिर उसके खिलाफ बोलता है, देश में विरोध भड़काने की आशंका पैदा करता है, किसी प्रकार का वायलेशन क्रिएट करता है, तो उसे न केवल गिरफ्तार किया जाता है बल्कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। दरअसल इस तरह के मामले को सेडिशन यानी राजद्रोह का नाम दिया जाता है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे बिना किसी पॉलिटिक्स के, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी को इन्वॉल्व किए हुए सेडिशन यानी राजद्रोह कानून के बारे में। सेडिशन लॉ की धारा 124A को लगभग 150 साल के करीब हो चुके हैं। सेडिशन का एक्चुअल मतलब होता है राजद्रोह। 1947 में देश आजाद होने के बाद संविधान लिखा जा रहा था। 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया। उसमें सेडिशन यानी राजद्रोह का कोई प्रावधान नहीं था। इसे संविधान में कोई स्थान नहीं दिया गया, लेकिन आईपीसी में इंडियन पिनल कोड की धारा 124A बनी रही। 31 मई 2021 को एक केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी। ऑनरेबल जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने कहा, एवरीथिंग इज नॉट अ सेडिशन। हर बात देशद्रोह नहीं हो सकती। इट इज द टाइम वी डिफाइन व्हाट इज सेडिशन। समय आ गया है कि हमें परिभाषित करना होगा कि देशद्रोह क्या है और क्या नहीं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 124A में ऐसा क्या है जिसको करना सेडिशन की कैटेगरी में आता है, और साथ साथ अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में भी बात करेंगे। 124A प्रोवाइड्स सेडिशन। धारा 124 का भारतीय दंड संहिता राजद्रोह के बारे में प्रावधान करती है। जैसा मैंने बताया, यहाँ वर्ड है राजद्रोह, देशद्रोह नहीं है। धारा कहती है, whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or which imprisonment which may extend to 3 years, to which fine may be added, or with fine। धारा 124 की भाषा देखें तो यहाँ लिखा गया है, जो कोई बोले गए, लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा या अप्रीति प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना भी जोड़ा जा सकेगा या 3 वर्ष तक के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। The expression disaffection includes disloyalty and all feelings of enmity। स्पष्टीकरण 1 कहता है कि अप्रीति पद के अंतर्गत अभक्ति और शत्रुता की समस्त भावनाएं आती हैं। Explanation 2 comments expressing disapprobation of the measures of the government with a view to obtain their adulteration by lawful means without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection do not constitute an offense under this section। स्पष्टीकरण 2 कहता है कि घृणा, अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना सरकार के कामों के प्रति विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियां इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं हैं। Explanation 3 provides comments expressing disapprobation of the administrative or other action of the government without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection do not constitute an offense under this section। स्पष्टीकरण 3 में प्रावधान है कि घृणा, अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियां इस धारा के अंतर्गत अपराध का गठन नहीं करती हैं। देखा जाए तो आईपीसी सेक्शन 124A में कहीं पर भी देश के खिलाफ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है
और ना ही कहीं पर ऐसा लिखा गया है, बल्कि ये लिखा गया है कि विधि द्वारा स्थापित सरकार यानी कि गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बाय लॉ के बारे में कुछ कहना जिससे सरकार के खिलाफ लोगों के मन में कोई हेट्रेड यानी घृणा और डिसअफेक्शन पैदा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सेक्शन 124A ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है यानी गैर जमानती अपराध है। अगर आपको सेडिशन के केस में गिरफ्तार कर दिया जाता है तो इसमें बेल मिलना भी मुश्किल है। आईपीसी सेक्शन 124A के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति अपराधी माना जाता है तो उसे 3 साल की सजा और जुर्माना, बल्कि इसमें लाइफ इम्पीजमेंट यानी उम्र कैद की सजा का भी प्रावधान है। सन 1955 में राजद्रोह के कानून पर एक बदलाव किया गया था जिसमें काला पानी की सजा को हटाकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान डाला गया था। आगे बात करने से पहले हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानेंगे और जानेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने इस कानून का इस्तेमाल किया। ये कानून 1870 में वजूद में आया और इस कानून को लाने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 21 साल तक इस कानून का इस्तेमाल नहीं किया। सेडिशन लॉ इंडियन पिनल कोड सेक्शन 124A की बात करें तो इसका इतिहास इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से लिंक है। इस बात में कोई दौराहे नहीं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कानून अपने फायदे के लिए बनाया था, हिंदुस्तानी फ्रीडम स्ट्रगल को दबाने के लिए बनाया था और इसका मेनली यूज किया जाता था इंडियन फ्रीडम फाइटर्स और इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स के अगेंस्ट। कोई भी हिंदुस्तानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता था या लिखता था तो उसको इस कानून का सहारा लेकर जेल में डाल दिया जाता था। आईपीसी की ये धारा 1870 से वजूद में आई। आजादी के बाद लंबे समय से एक बहस चलती आ रही है कि इस कानून की हमें कितनी जरूरत है और हमें इसकी जरूरत है भी या नहीं। 1837 में लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग ने इस कानूनी मसौदे को तैयार किया और उस मसौदे में धारा 113 में राजद्रोह संबंधित कानून डाला गया। जब 1860 में आईपीसी बनाई गई थी तब इस धारा को बाहर रखा गया, लेकिन साल 1870 में धारा 113 को हटाकर राजद्रोह से संबंधित प्रावधानों को धारा 124A के अंदर स्थान दिया गया। 1859 से पहले देशद्रोह या फिर राजद्रोह के ऊपर कोई भी कानून नहीं था। इस कानून को उस समय लाया गया था जब हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे और वो हमें गुलाम रखना चाहते थे। 1870 में वह सेडिशन लॉ ले आए क्योंकि 1863 से लेकर 1870 में भावी मूवमेंट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और इसी भावी मूवमेंट एक्टिविटीज से फाइट करने के लिए, डील करने के लिए यहाँ पर सेडिशन लॉ लाया गया ताकि कोई व्यक्ति अपने हक की लड़ाई ना लड़ पाए और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ना कुछ लिख पाए ना कुछ बोल पाए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता था तो उसके ऊपर सेडिशन का ये कानून लगाकर उसे जेल में धकेल दिया जाता था। अब हम कुछ सेडिशन के इंपॉर्टेंट केसेस और उनके ट्रायल्स के बारे में बात करेंगे। सेडिशन यानी राजद्रोह का पहला मामला 1891 में अखबार निकालने वाले बंगोवासी अखबार के संपादक जोगिंदर चंद्र बोस पर लगाया गया। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ब्रिटिशर्स की उस आर्टिकल में आलोचना की गई थी, उनकी निंदा की गई थी। ये बात ब्रिटिश गवर्नमेंट को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने जोगिंदर चंद्र बोस के ऊपर आईपीसी सेक्शन 124A की धारा लगा दी। इसी तरह 1982 में पीएलवी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पार्लियामेंट के लिए कोई स्लोगन निकाला जाता है पार्लियामेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए, तो हम इसे सिर्फ आलोचना ही मानेंगे क्योंकि ये डेमोक्रेसी का एक अभिन्न अंग है। आजादी मेरा हक है और मैं इसे लेकर रहूंगा कहने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उन पर भी ये सेडिशन लॉ लगाया गया 1897 और 1908 में। साल 1897 का केस जिसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पर सेडिशन के चार्जेस लगाए गए थे और उन्हें 18 महीने के लिए अरेस्ट कर लिया गया था। इसके बाद 1908 में इन्होंने अपने न्यूज़पेपर केसरी में सरकार के विरोध में एक लेख लिखा जिसके कारण बाल गंगाधर तिलक को जेल भेज दिया गया था। महात्मा गांधी पर 1922 में सेडिशन का मुकदमा चलाया गया। इस सेडिशन लॉ का इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी के खिलाफ वीकली जर्नल यंग इंडिया आर्टिकल के लिखे जाने की वजह से किया था। ये आर्टिकल ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखा गया था।
ऐसा नहीं है कि सेडिशन लॉ को कभी चैलेंज नहीं किया गया। जब भी हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं, कुछ ऐसे ऐतिहासिक कोर्ट केसेस हुए हैं जिनके कारण रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। 1951 में आजादी के बाद पंजाब हाई कोर्ट ने आईपीसी सेक्शन 124A सेडिशन लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार करके स्ट्राइक डाउन कर दिया था और उसके कुछ समय बाद 1958 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस जजमेंट को पास किया और आईपीसी सेक्शन 124A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। लेकिन सरकार इन जजमेंट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई और 1962 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फैसला दिया केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ही मौलिक अधिकारों का सबसे बड़ा संरक्षक है। राजद्रोह के मामले में अभिव्यक्ति की आजादी का हनन ना हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस के मामले में आईपीसी की धारा 124A के दायरे को कुछ हद तक सीमित कर दिया था और आईपीसी की धारा 124A में ये एक तरह का संशोधन ही था। साल 1962 में केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में राज्य सरकार ने एक स्पीच के मामले में इनके ऊपर सेडिशन का केस दायर किया और इन्हें हिरासत में ले लिया गया। केदारनाथ केस पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने एक जजमेंट में कहा कि किसी भी नागरिक को सरकार और प्रशासन की नीति की आलोचना करने और उस पॉलिसी के खिलाफ बोलने का पूरा अधिकार है जब तक कि वो हिंसा की बात ना करे या हिंसा को बढ़ावा ना दे रहा हो। बेसिकली इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि किसी के लिखने से, किसी के बोलने से, किसी के संकेत से या फिर किसी एक्टिविटी से वायलेंस क्रिएट होता है, हिंसा या फिर डिसअफेक्शन बढ़े तो ही उसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगाए जा सकते हैं। 1995 में बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट कि सिर्फ नारेबाजी करने से देशद्रोह का मामला नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके नारे लगाने से पब्लिक का कोई रिएक्शन नहीं मिला, ना ही कोई पब्लिक भड़की और ना ही किसी तरह का कोई वायलेंस क्रिएट हुआ। कैजुअली तरीके से 1-2 बार कुछ लोगों के द्वारा नारेबाजी किए जाना सेडिशन का मामला नहीं बनता है और इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें रिलीज कर दिया था। 2010 में विनायक सेन पर नक्सल विचारधारा फैलाने का आरोप लगाते हुए उन पर सेडिशन लॉ का मुकदमा दर्ज किया गया और इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन विनायक सेन को 16 अप्रैल 2011 को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। 2012 में तमिलनाडु सरकार ने कुंडमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का विरोध करने वाले 7000 गांव के लोगों पर सेडिशन की धारा आईपीसी सेक्शन 124A लगाई थी। दोस्तों, अब बात करेंगे बाकी देश और दुनिया की और जानेंगे कि किस किस देश ने इसको अभी टोटली अबॉलिश कर दिया है और कौन कौन से देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा डेवलप, सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे समृद्ध कंट्री यूएसए की, तो यूएसए ने इस लॉ को डेड लॉ घोषित कर दिया है। वहां पर डेमोक्रेसी सर्वोपरि है। यूके ने खुद सन 1972 से लेकर 2009 तक सेडिशन के कोई भी चार्जेस नहीं लगाए अपने देश के किसी भी नागरिक पर और अल्टीमेटली 2009 में उन्होंने इस सेडिशन लॉ को टोटली अबॉलिश कर दिया। न्यूजीलैंड ने सन 2007 में इस सेडिशन के कानून को अपनी लॉ बुक से हटा दिया। ऑस्ट्रेलिया में भी ये कानून अब एग्जिस्ट नहीं करता है। सेडिशन लॉ को लेकर अलग अलग ओपिनियन है लोगों के। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कानून के कंप्लीटली अगेंस्ट हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कानून के कंप्लीटली फेवर में हैं। हम उन दोनों के बारे में आज बात करेंगे और दोनों के ओपिनियंस को जानेंगे। जो लोग सेडिशन के इस कानून के अगेंस्ट हैं, उनकी सबसे बड़ी दलील ये है कि आईपीसी सेक्शन 124A वायलेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच का। उनका ये मानना है कि इससे अभिव्यक्ति की आजादी छिन जाती है। उनका ये मानना है कि कोर्ट इस सेडिशन लॉ को सीरियस ऑफेंस मानता है और ये नॉन वेलेबल ऑफेंस है। इसका मतलब इसमें बेल मिलना भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए सेक्शन 124A की डेफिनेशन को नैरो किया जाना चाहिए, जिससे पता चल सके कि क्राइम क्या है, क्या करने से, क्या बोलने से, क्या लिखने से या कौन सा भाव प्रकट करने से सजा होगी। उनका ये भी कहना है कि सेडिशन लॉ में ट्रायल बहुत लंबा होता है और जुडिशरी में समय लगता है, आप भी जानते हैं। ऐसे में
ये ट्रायल ही एक पनिशमेंट बन जाता है। हालांकि इसमें बहुत कम कन्विक्शन होते हैं। लॉयर्स यही बताते हैं कि ये कानून लगाना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आपके ऊपर आईपीसी सेक्शन 124A यानी कि सेडिशन की धारा लगा दी जाएगी, उसी समय आपको देशद्रोही करार दे दिया जाएगा, या फिर यूं कह लो कि राजद्रोही करार दे दिया जाएगा। मीडिया और पब्लिक की नजरों में आप देशद्रोही बन जाएंगे। समाज में, सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, और अगर बाद में आपको बरी भी कर दिया जाए तब भी देशद्रोही या फिर राजद्रोही का ठप्पा हमेशा आपके ऊपर लगा रहेगा। ये एक आम नजरिया है हमारे समाज का। जो लोग इस कानून के अगेंस्ट हैं, उनका ये भी कहना है कि आजाद भारत में ब्रिटिश कालीन सेडिशन लॉ की जरूरत है हमें। क्या देशद्रोह और राजद्रोह का कानून रेलिवेंट है आज के समय में? वो कानून जिसको खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सन 2009 में अबॉलिश कर दिया था। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस कानून को सपोर्ट करते हैं, जो इस कानून के पक्ष में, इसके फेवर में हैं, जो लोग चाहते हैं कि इस कानून की हमारे देश में बहुत ज्यादा जरूरत है। उन लोगों का कहना है कि जो लोग एंटी नेशनल एक्टिविटीज करते हैं, जो लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो लोग देश में घृणा फैलाते हैं या फिर फैलाने की कोशिश करते हैं, जो लोग वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं या फिर वायलेंस करते हैं, नफरत और असंतोष फैलाते हैं, नेशनल सिंबल्स या फिर संविधान का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों से निपटने के लिए उनका ये मानना है कि आईपीसी की धारा 124A ही काम आती है। जो लोग इस कानून के फेवर में हैं, उनका ये कहना है कि विधि द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ यानी कि गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बाय लॉ के खिलाफ अगर कोई नफरत फैलाता है, घृणा फैलाता है या फिर फैलाने की कोशिश करता है, तो ये सेडिशन लॉ आईपीसी सेक्शन 124A प्रोटेक्ट करता है गवर्नमेंट को। उनका ये कहना है कि इंडियन पिनल कोड सेक्शन 124A कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 का मिसयूज नहीं होने देता। उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 19 का हवाला देकर किसी को यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वो कुछ ऐसा कहे जिससे कोई वायलेंस क्रिएट हो या फिर जनता भड़के या फिर कोई दंगा फसाद हो या फिर देश में असंतोष फैले। ऐसी एक्टिविटी से प्रोटेक्ट करता है आईपीसी सेक्शन 124A। जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं उनका ये कहना है, और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभिव्यक्ति की आजादी आपको मिली है और आप कुछ भी बोल दें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।